चलिए हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, जिसमें हम टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और कौन कौन कलेक्ट कर सकता है कब नहीं, तो ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। बेसिकली हमें ये मालूम है कि इनवॉइस जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सारी डिटेल पता चलती है, क्योंकि जो जो पार्टी इन्वॉल्व है उन सबका नाम, जो आइटम बेची जाती है वो भी लिखा जाता है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, सारी चीजें उसमें लिखी जाती है ना। एक होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है जहां पर माल लगातार जा रहा है। जैसे आप ये मानिए कि गैस पाइपलाइन के थ्रू आपके पास आ रहा है, सप्लाई आ रही है किसी चीज की रेगुलर बेसिस पर, तो उसे हम वायर, केबल या पाइपलाइन के थ्रू आती है, तो इसे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देते हैं। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आपको सर्विस रेगुलर बेसिस पर मिल रही होती है, ठीक है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होता है आपने, और 3 महीने का फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, तो वो हमारा क्या रहता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टैक्स इनवॉइस जो सेक्शन 31(1) में लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन जब भी माल बेचेगा, सप्लाई करेगा, तो यहां लिखा है सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, या तो वो रिमूव कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स उस दिन, या उससे पहले क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस बनाएगा। तो ये सेक्शन 31(1) में लिखा है कि टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और उसमें डिटेल डाल देगा, जो जो डिटेल की रिक्वायरमेंट है। कोई फॉर्मेट नहीं है इसका कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हो कि भाई ये फॉर्मेट है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जरूर इसके अंदर आनी चाहिए, है ना। तो टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या आना चाहिए, सारी डिटेल्स, जो परचेज कर रहा है रेसिपिएंट है, जो सप्लायर है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स इसके अंदर आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा अभी अभी कि इनवॉइस अगर सप्लाई कर रहा है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो उससे पहले इन्हें अपना बनाना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स से पहले टैक्सेबल इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर वो सर्विसेज है, सर्विस दे रहा है, सप्लाई हो रही है, तो यहां पर लिखा है कि सर्विस होने के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, 30 डेज। और ये 30 डेज 45 डेज हो जाते हैं इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये एक बात हो गई मेनली जो हमारी रिलेटेड बातें हैं। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या रहता है, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो हमें क्या करना है, उसमें जनरली हमें ना एक हर महीने क्वार्टरली की स्टेटमेंट देते हैं कि इतना माल हमने दिया है या इतना सप्लाई हुआ है, और उसका ये बिल बनता है, आपको पेमेंट करना है। तो एक स्टेटमेंट होती है, मंथली होती है जनरली, है ना। तो उस सिचुएशन में जब भी वो पेमेंट हो रही है या वो स्टेटमेंट जनरेट हो रही है, तो उस समय पर टैक्स इनवॉइस इशू करना है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विसेज, तो हम क्या करते हैं, जब सप्लाई और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक डेट डिसाइड कर लेते हैं, अगर कि भैया इस दिन आपको पेमेंट करना है या उस दिन, तो वो वाली डेट आ जाएगी। अगर ऐसी कोई डेट नहीं है तो जिस दिन पेमेंट हो रही है वो वाली डेट पर आप टैक्स इनवॉइस बना दीजिए। या कोई कंप्लीशन, जो हमारा प्लान है वो इस चीज से रिलेटेड है कि कोई काम कंप्लीट होगा, एक डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट है, तो उसके हिसाब से हम इनवॉइस इशू कर देंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि मान लिया हमने माल रिमूव हो रहा है 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें बता रखा है कि ज्वेलरी एग्जीबिशन है, तो सर्विस हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज है, ज्वेलरी एग्जीबिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में 5 अक्टूबर को हुआ है तो 30 दिन का टाइम था ना, तो 30 डेज मतलब 4 नवंबर तक उन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो इसके अंदर नेम, एड्रेस ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर ऑफ, जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है, डेट ऑफ इशू, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी सारी डिटेल्स,
है ना, ये सारी डिटेल्स उसमें डालनी पड़ती है। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और 50,000 से ज्यादा की सप्लाई है तो उसकी डिटेल्स में नेम एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा और स्टेट डालना पड़ेगा। 50,000 से कम है तो कोई डिटेल ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑन रेसिपिएंट रिक्वायरमेंट वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया और चीजें डाल दो, बिल मेरे नाम का है ताकि मुझे अपने बुक्स में दिखाना है, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत इसकी नहीं है। और जब हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर इन सब के थ्रू कोई काम होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होता है तो उसमें भी डिटेल्स आ जाती हैं सारी की सारी। एक को होता है, हमने पढ़ा था HSN कोड होता है हर गुड्स का, सर्विसेज का, तो वो भी डालना पड़ता है। उसमें 4 डिजिट 6 डिजिट डालना है, कितना डालना है तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टर्नओवर कितनी है और हमारा जो इनवॉइस है वो B2B है या B2C है ना। तो HSN कोड में क्या होता है, सारी डिटेल्स, ये सारी चीजें तो वो वहां पर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जब माल बेचा जाएगा तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एक कॉमन चेकलिस्ट है, इनको एक आध बार आपको देखना है तो आपको याद हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आ जाएंगी उसके अंदर। HSN कोड में ये है कि अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा कम की है सेल टर्नओवर है तो आपको B2B में 4 डिजिट का HSN कोड डालना ही डालना है कंपल्सरली, लेकिन B2C में ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो ये वाली सिचुएशन है इसमें, ठीक है ना। और इनवॉइस कितने इशू करते हैं आप? इनवॉइस आप 3 पार्ट में इशू करते हैं, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए और ट्रिप्लीकेट थर्ड कॉपी सप्लायर अपने पास रखता है ना। और अगर इनवॉइस हमारा सर्विस के केस में 2 ही होता है, ट्रांसपोर्टर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 पार्ट हो जाते हैं। ये एक फॉर्मेट है, आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस का, किस तरीके से आता है, क्या क्या डिटेल है, इसको आप तसल्ली से देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा अमाउंट कितना है, कौन सप्लायर है, क्या एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, कौन रेसिपिएंट है, HSN कोड क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, GST कितना है और अमाउंट वर्ड में डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती है ना। इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग बेसिकली क्या रहता है? इनवॉइसिंग का मतलब है कि पता चल जाए उनको कि भाई हाँ हमने एक इनवॉइस किया है, तो इनवॉइस की डिटेल वहां पहुंचाना, सो दैट GST डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ये डायरेक्टली पोर्टल से इनवॉइस नहीं बनता, इनवॉइस हम खुद बनाते हैं, बस वहां पर बताते हैं और एक कोड नंबर आ जाता है, तो उसके थ्रू हमारा एक रिपोर्ट करना होता है हमें। तो ई इनवॉइस में होगा क्या, ये B2B के लिए है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि जब हम बिजनेस टू बिजनेस माल बेच रहे हैं तो जो रेसिपिएंट है उसे ITC क्लेम करना है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में टाइम से आ जाती है, तो इसके लिए हमें ई इनवॉइसिंग करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर भी है कि सारे के सारे रजिस्टर्ड बिजनेसमैन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ है, वो अभी हम देखेंगे कि 5 करोड़ अपडेट हो गई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक दोबारा से देखेंगे कि क्या क्या अपडेशंस है, तो उसमें कि भाई 10 करोड़ है तो 5 करोड़ हुई है, ये सब एग्जाम से हम 1 महीना 2 महीना पहले देख लेंगे, तो उसमें हम सारे अपडेशन को एक साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो 10 करोड़ अभी है जो स्टडी मटेरियल में, अभी हम वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फिर एग्जाम से पहले RTP आता है, रिविजनरी टेस्ट पेपर, तो उसमें जो होगा उसके हिसाब से हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे और आपके साथ क्लास ले लेंगे जिसमें हम सारी अपडेशन पे ही और चेंजेस पे ही बात करेंगे और किसी चीज पर बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। इनवॉइस जो है हमारा, इनवॉइस IRP मतलब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करना पड़ता है हमें अपना इनवॉइस, वहां से एक नंबर लेना पड़ता है और उस नंबर लेने से क्या रहता है कि पता चल गया उन्हें डिपार्टमेंट को हमने इशू करा है और कौन रेसिपिएंट है, तो फिर गड़बड़ नहीं होती है।
इसलिए ये हमारा चलता है। और वहां पर क्योंकि वो पोर्टल पर आ जाता है तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हर जगह अपडेट अपने आप हो जाता है। तो ये तो ई इनवॉइसिंग की बात हो गई कि ई इनवॉइसिंग हो गई है ना। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों को इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे SEZ हो गया, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी हो गई, GTA सर्विसेज हो गई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, और पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ सिनेमा, फिल्म वगैरह है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इन सबको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सबको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, इससे के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस, तो जहां जरूरत पड़े तो हम सेलर कैन कैंसिल IRN फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड, वो हम कर सकते हैं, बट ये अमेंडमेंट कहां पर होगा? पोर्टल के थ्रू ही होगा, क्योंकि एक बार ही ऑलरेडी हम इस सबको अपलोड कर चुके हैं, सारा चीजें आ चुकी हैं। अब ई इनवॉइस स्कीमा क्या है कि सबका इनवॉइस का तो अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसको जल्दी से स्कैन किया जा सके और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास दिक्कत ना आए, तो कुछ चीजें फिक्स करी गई हैं कि ये चीजें उस पर इनवॉइस में होनी चाहिए, सो दैट वो आराम से उसको फॉर्मेट के थ्रू उसको कैच कर पाए। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जैसे हमने बात करी थी कि जो है ऑनलाइन आपको IRP को बताना पड़ेगा कि हमारा ये इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर वगैरह बताना पड़ेगा, तो वो एक नंबर जनरेट करेंगे, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक्चुअल में ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक तरीके से कि भाई हाँ ये ई इनवॉइस बन गया है और पोर्टल पर आ गया है, तो उसके लिए रहता है। QR कोड आपने देखे होंगे, QR कोड क्या होते हैं? QR कोड, जैसे आप किसी को, QR कोड दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और एक हमारा, अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे कि जो QR कोड होता है एक फिक्स होता है। जैसे मान लिया मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है ये पेटीएम का QR कोड है, आप इसको स्कैन करिए और पेमेंट करिए, तो ये फिक्स है ना। इसमें अब आपने स्कैन करा तो ये है कि मेरा अकाउंट आ जाएगा और वहां से आप अमाउंट डालेंगे और पेमेंट हो जाएगी, वो तो QR कोड हो गया। तो QR कोड आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने इनवॉइस वगैरह पर डालना पड़ेगा ताकि वो पेमेंट कर पाए, या डिटेल्स इसे स्कैन करके और चीजों भी डिटेल के बारे में पता चल पाए। एक होता है डायनामिक QR कोड। अब डायनामिक QR कोड क्या होता है? डायनामिक QR कोड का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आप आए और आपने कहा कि भैया हमारी इतनी पेमेंट है, मैंने कहा चलो आपकी 5,000 पेमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, एक मशीन है मेरे पास, उस पर मैं एक डिटेल डालकर एक नया QR जनरेट करूंगा आपके लिए, और जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली 5,000 की ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा और कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा उसमें। तो वो कौन सा हो जाता है? वो डायनामिक QR कोड हो जाता है ना। उससे वो भी जनरेट करना जरूरी है। अगर यहाँ पर लिखा है कि उससे क्या होता है, आप इनवॉइस पर भी उसे डालिए और वैसे भी अवेलेबल कराइए, उससे क्या होगा, पेमेंट करने में आसानी रहेगी। लेकिन इसके लिए है ना, आप स्टडी मटेरियल को ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई 5-6 सिनेरियो बता रखे हैं। जैसे कि मान लिया आपने वहां पर ही अपनी मशीन पर उसे QR कोड दिखा दिया और इनवॉइस पे नहीं डाला है और उसने उसके पेमेंट कर दी, तो ये मान लिया जाएगा कि इनवॉइस पे दिखा दिया है। या फिर वो कह रहा है कि मुझे पेमेंट उससे नहीं करनी है, वो कैश पेमेंट कर रहा है। ऐसे 5-6 कंडीशंस बता रखी हैं स्टडी मटेरियल में, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। देखी थी आपने वो स्टडी मटेरियल, पढ़ा था आपने, किया था लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था ये? करा था आपने या नहीं? नहीं, मैंने वो वाला पोर्शन कराया नहीं था, मैंने कहा था घर से देख लेना ना, तो सबको देखिएगा। और डायनामिक QR कोड के लिए, जिनको नॉर्मल QR कोड के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायनामिक भी उनके लिए नहीं है ना। एक अलग से ऑनलाइन वाला भी, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल वालों के लिए भी नहीं है। तो डायनामिक कोड एक्सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको एक्सपोर्टेशन में भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेशल केसेस की बात करते हैं, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस वो कब इशू करना होता है? जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है ना कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया
तो रजिस्ट्रेशन बैकडेट से मिलता है, और अगर बैकडेट से रजिस्ट्रेशन मिला है तो बीच में क्या होगा, बीच में आपने जो भी इनवॉइस कर दिया उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे 1 सितंबर को आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चले गए और आपको 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। सपोज हमने 15 सितंबर को अप्लाई कर दिया है ना, मान लिया 20 सितंबर को आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से अप्लाई होगा, 1 सितंबर से, 1 सितंबर से होगा। ठीक है, तो अगर 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है 20 सितंबर को, तो बीच में जो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक के आपके जितने भी सारे के सारे इनवॉइसेस बन गए हैं, वो टैक्स इनवॉइस तो थे नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते थे। तो वो आपको अगले 30 दिन के अंदर अंदर, अगले 30 इस 20 सितंबर से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारे रिवाइज करने हैं जो आप चाहें। अब चाहेंगे क्या, जो हमारा रेसिपिएंट है, अगर वो B2B बिजनेस के केस में आईटीसी क्लेम करना है तो उसे हमें देने पड़ेंगे अपडेट करके, और जो B2C के केस में जिसे नहीं चाहिए उसे नहीं देंगे, है ना। तो जो जो हमारे B2B वाले हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिवाइज इन टैक्स इनवॉइस भी हम बना सकते हैं, है ना। तो 1 महीने के अंदर अंदर हमें बनाने हैं, तो उसमें क्या B2C इंटर स्टेट है और 2.5 लाख रुपए तक की है, तो हम B2C वाले चाहें तो उन्हें कंसोलिडेट कर सकते हैं स्टेट वाइज। एक स्टेट में जितने भी इनवॉइस है 2.5 लाख से कम वाले उन सबका टोटल मारे एक साथ और कर दें, क्योंकि उन्हें आईटीसी तो चाहिए नहीं, तो अलग अलग इनवॉइस हम नहीं भी इशू करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है तो हमें रेसिपिएंट वाइज रिवाइज इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद इन द सेम स्टेट आप इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कंसोलिडेटेड एक ही इशू कर सकते हैं विद इन द सेम स्टेट। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में भी वही है जो नॉर्मल चीजें आती हैं, चेकलिस्ट आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नो टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड, अगर वैल्यू 200 रुपए से कम है तो आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस अगर गुड सर्विस या बोथ उसकी वैल्यू 200 रुपए से कम है और रजिस्टर्ड नहीं है रेसिपिएंट, है ना। रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट वो कह रहा है कि मुझे इनवॉइस चाहिए भी नहीं। मान लिया हमारा रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो कह रहा है मुझे तो इनवॉइस चाहिए, तो फिर इनवॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहेगा तो वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन सिनेमा ग्राफ फिल्म वगैरह एग्जीबिशन इन सब में एडमिशन में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो हर एक को अलग अलग टिकट हमें देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और सेम यही प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में जहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है, बिल ऑफ सप्लाई है, वहां पर भी कंसोलिडेशन का सारा यही प्रोसेस है। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई एक तरीके से टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या फर्क हो जाता है। टैक्स इनवॉइस हम जब हम देते हैं कि भैया दूसरे जीएसटी वसूल करना है और दूसरे को आईटीसी भी क्लेम करना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें जो इनवॉइस इशू करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 31(3)(c) क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन जब एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहा है तो जीएसटी तो होगा नहीं, है ना, या सर्विसेज दे रहा है या दोनों है। ठीक है, या कंपोजिशन लिवाई है। अब कंपोजिशन लिवाई में हमने क्या पढ़ रखा है कि आप जीएसटी तो ले नहीं सकते दूसरे से, तो उससे जीएसटी नहीं ले सकते तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो उन्हें टैक्स इनवॉइस की जगह क्या इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो पर्सन कंपोजिशन में है उसे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स, और उसे अपने बिल ऑफ सप्लाई ऑन एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशू, जो भी वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उस पर भी लिखा होगा कि वो कंपोजिशन में है। एग्जाम्पल नंबर 8, पटेल एंड सन्स है, मैन्युफैक्चरर हैं गुड्स के, और उसने कंपोजिशन लिया है। कंपोजिशन हमें पता है सेक्शन 10 में होता है, और वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई।
ठीक है, ना कि टैक्स इनवॉइस। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब का रजिस्टर्ड पर्सन है और वो सप्लाई कर रहा है एक ही बिल में टैक्सेबल गुड्स भी हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं। सप्लाई है सर्विसेज या गुड्स जो भी है, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों है। ठीक है, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ए सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर सच सप्लाई। तो अगर एक कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस और बोथ अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। ठीक है, तो इनवॉइस कम सप्लाई शेल कंटेन द पर्टिकुलर, वो उसमें रिक्वायरमेंट जितनी जो जो चीजों की है वो आपको डालनी पड़ेगी। रिसीट वाउचर क्या होता है, जब आपको किसी से पैसा मिलता है तो आपको एक रिसीट मिलती है ना। तो रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो एक रिसीट वाउचर इशू करेगा कि भाई मुझे आपसे पेमेंट मिल गई है। मान लिया आपने मुझे पेमेंट किया तो मैं आपको एक रिसीट दूंगा ना, वही है रिसीट वाउचर। ठीक है, वेयर द where at the time of receipt of advance rate of tax and nature of supply is not determinable। अब मुझे जब आपसे एडवांस मिला तो मुझे पता नहीं है उस समय की क्या रेट लगना है, तो मैं जरूरत पड़ने पर उस पर 18% का रेट ले लूंगा अगर मैं किसी वजह से पता नहीं लगा सकता कि उस पर रेट ऑफ जीएसटी क्या है, तो क्या लूंगा 18%। अगर नेचर ऑफ सप्लाई पता नहीं चल पा रहा है कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, तो उसे क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट। कंफ्यूजन है तो क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट। रेट में कंफ्यूजन है तो क्या माना जाएगा, 18%। ठीक है, व्हाट इज रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है, मान लिया मेरे को एडवांस मिला, ठीक है, और एडवांस मिला पेमेंट रेस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आपको एक रिसीट वाउचर इशू कर दिया। भाई आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा आपको एक सामान चाहिए, मैंने कहा वो सामान मंगाना पड़ेगा, आप मुझे कुछ एडवांस दे दो, मैं सामान मंगा देता हूं। आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने आपको रिसीट वाउचर दे दिया। बाद में किसी वजह से वो माल नहीं आया या आप नहीं खरीद पाए या मैं बेच नहीं पाया, XYZ जो भी रीजन था, बाद में सप्लाई नहीं हुई। तो जब सप्लाई नहीं हुई तो टैक्स इनवॉइस तो बनेगा नहीं, तो नो टैक्स इनवॉइस इज इशूड। तो क्या होगा, जो मैंने रिसीट वाउचर इशू किया था आपको, उसके बदले में क्या करूंगा, रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा मैं। मैंने आपसे पैसा लिया तो वापस तो करना पड़ेगा ना, तो उस रिफंड वाउचर में रिफंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आपको पता है कुछ सिचुएशन में जो रेसिपिएंट है उसे RCM मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी देना पड़ता है ना। तो वो ऐसी सिचुएशन में सच सप्लायर कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम ए सच सप्लाईज कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड और एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो जब जहां पर लिखा है RCM है, वो जरूरी नहीं है, कुछ सिचुएशन में यह है कि अनरजिस्टर्ड से आपको मिल रहा है तो आपको देना है, कुछ सिचुएशन में रजिस्टर्ड से मिल रहा है तो भी देना है। तो वो RCM में ये लिखा है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप तो पेमेंट करोगे ना, लेकिन इनवॉइस भी, भाई जीएसटी आप RCM के हिसाब से दे रहे हैं तो आपके पास ही अधिकार है टैक्स इनवॉइस का। तो इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर वो होगा जिसमें आप रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स जमा कराएंगे और आप रेसिपिएंट भी है। सप्लायर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को कह सकती है कि इस सिचुएशन में आप टैक्स इनवॉइस की जगह कुछ और इशू कर दीजिएगा, उसे टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, ये गवर्नमेंट कह सकती है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज डिलीवरी चालान। तो रूल 55 बताता है केसेस वेयर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन
गुड्स कैन बी रिमूव्ड ऑन डिलीवरी चालान एंड इनवॉइस में बी इशूड आफ्टर डिलीवरी। देखिए हमने बात करी थी टैक्स इनवॉइस को कब इशू करना, एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, है ना। रिमूवल ऑफ गुड्स, जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर हमें क्या इशू करना है, टैक्स इनवॉइस। यहां लिखा रूल 55 कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू माल भेज रहे हैं तो आप डिलीवरी चालान बनाइए और इनवॉइस आप बाद में डिलीवरी के बाद में इशू कर सकते। मान लिया क्या हुआ, माल डिलीवरी के लिए गया, उसने डिलीवरी नहीं ली रेसिपिएंट ने, और हमने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो हमारे पास ये थोड़ा सा उसके बारे में है। डिलीवरी चालान भी ट्रिप्लीकेट बनेगा, 3 ही बनेगा, कंसाइनी के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए और कंसाइनर के लिए। कंसाइनर वो होता है जो सामान भेज रहा है, मतलब सप्लायर। ट्रांसपोर्टर है जो सामान लेकर जा रहा है। कंसाइनी वो है जो रेसिपिएंट है जिसके पास सामान पहुंचेगा। ये बात समझ में आती है। डिक्लेरेशन इन ई वे बिल, ई वे बिल का एक अलग चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक सिचुएशन है कि आपका माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है ना, तो ई वे बिल बनेगा, जिस वजह से कहीं से भी उसमें टाइम ड्यूरेशन भी है कि अगर इतने किलोमीटर दूर माल जाना है तो इतने समय के अंदर अंदर माल पहुंच जाना चाहिए। कहां से कहां जाएगा, बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में। तो वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन ए डिलीवरी चालान इन लिeu ऑफ इनवॉइस, द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड इन ई वे बिल। तो ई वे बिल में ये बताया जाएगा कि हमने चालान बनाया है, ना कि इनवॉइस। ठीक है। और टैक्स इनवॉइस कब इशू कर सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। Where the goods being transported are for the purpose of supply to the recipient, but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply, the supplier shall issue a tax invoice after delivery of goods। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। Goods transported in SKD, CKD condition or in batches or lot। बच्चों माल जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से तो वो सेमी नॉकडाउन सिचुएशन या कंप्लीट नॉकडाउन सिचुएशन में आ सकता है और यहां पर आकर उसकी असेंबलिंग होती है। जैसे टुकड़ों में कोई मशीन के पार्ट्स खुले हुए हैं और यहां पर उन्हें जोड़ा गया, या तो थोड़ा सा सेमी फिनिश्ड कह सकते हैं, कुछ बना हुआ है कुछ नहीं है, हो सकता है बिल्कुल ही रो फॉर्म में आ रहा है, सब कुछ यहाँ मिलकर बना रहे हैं, तो वहां उसके बारे में बात हो रही है। Where the goods are being transported in a semi knockdown or completely knockdown condition or batch or lot, supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment। देखो बैचेस या लॉट में जा रहा है, मान लिया हमारा 5 बार में माल जा रहा है, तो पहली बार में ही कंप्लीट इनवॉइस बनाकर मुझे देना पड़ेगा। पहली बार में क्या माल थोड़ा सा जा रहा है, supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignment giving reference of the invoice। अब पहली बार में कंप्लीट इनवॉइस बना दिया तो अगली बार फिर से इनवॉइस तो बनेगा नहीं, तो अगली बार क्या बनेगा, डिलीवरी चालान, और उसमें उस इनवॉइस की डिटेल डाल दी जाएगी कि भाई पिछली बार हमने इनवॉइस इशू किया था, उसमें हमने माल भेजा था, अब ये दूसरा बार है या तीसरा बार है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। कॉपी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान वो सब अटैच कर देंगे, सर्टिफाइड कॉपी लगा देंगे ताकि पता चल जाए इस दिन माल गया था। ठीक है। और जो लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा उसके साथ ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस लगा देंगे लास्ट के साथ। क्लियर। गुड्स में बी मूव्ड विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अनदर स्टेट फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस, एंड आर्ट वर्क में बी सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन ऑन डिलीवरी चालान अलोंग विद ई वे बिल वेयर एवर एप्लीकेबल। अब एक बताओ, मैंने अप्रूवल बेसिस पे माल दिया, मैं टैक्स इनवॉइस कैसे दे दूं? मैंने क्या करा, डिलीवरी चालान दे दिया। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एग्जीबिशन में माल जा रहा है, तो एग्जीबिशन में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, वहां पर मैं कैसे टैक्स इनवॉइस कर दूं, मुझे पता ही नहीं वो बिकेगा भी नहीं बिकेगा, तो वहां पर बहुत काम आएगा ना, डिलीवरी चालान बना दो और डिलीवरी जब हो जाएगी मतलब बिक जाएगा तो आप उस पर टैक्स इनवॉइस बना दीजिए। ई वे बिल में
आप बता देंगे, सारी चीजें डाल देंगे। जैसे सप्लायर ऑफ ज्वेलरी, बहुत सारी आजकल पता ऑनलाइन ज्वेलरी आती है ना। आजकल एक और भी फंडा आ गया है कि मैं उन्हें कहूंगा कि आप है ना मुझे आकर घर पे आकर मुझे ज्वेलरी दिखाओ, मुझे पसंद आएगी तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो कंपनी से एग्जीक्यूटिव आते हैं, कई बार तो वो ओरिजिनल नहीं लाते, वो डुप्लीकेट होती है, डिजाइन वही होता है, आप देख लो, पसंद कर लो, पसंद है या नहीं ना। या अप्रूवल बेसिस पे माल आया है कि भैया उन्होंने माल भेजा, आपने सूट मंगाया कहीं से, तो वो आपके पास आया, उन्होंने कहा देख लो, पसंद है तो पेमेंट कर दो, नहीं तो वापस भेज दो, खोल कर देख लो उसको। तो ऐसी सब सिचुएशंस में अप्रूवल बेसिस पर सब में क्या होगा, जैसे सप्लायर और ज्वेलरी है, वो एक स्टेट में मान लिया पंजाब से माल आ रहा है, तो वो पंजाब में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये माल और कहीं पे भी जा सकता है और हो सकता है वहां दिखाया जाए या बेचा जाए। जैसे एग्जीबिशन है, ट्रेड फेयर है, वो तो एक अलग बात थी, हमने कहा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अदर देन देयर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नीड टू कैरी द गुड्स अलोंग फॉर द अप्रूवल, तो ऐसी सिचुएशन में बायर अप्रूव करेगा तभी दिया जाएगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, देन द सप्लाई इशू टैक्स इन ओनली एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो जब वो अप्रूवल हो जाएगा तभी करेंगे। तो अभी तक तो हमने बात करी थी डिलीवरी चालान, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कब यूज होते हैं, जब आप किसी को क्रेडिट करते हो तो आप उसको क्रेडिट नोट इशू करते हो, अगर आप किसी को डेबिट करते हो तो आप डेबिट नोट इशू करते हो। ये अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है, बिल में गड़बड़ी है, कोई डिस्काउंट है, माल सही नहीं निकला, उसके डिस्काउंट के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए, अलग अलग चीजों के लिए डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बस ध्यान रखना है कि हम उसको डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट, उस हिसाब से डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होंगे जनरल एंट्री के हिसाब से। जैसे कि सप्लायर ने ज्यादा वैल्यू गलती से लगा दी बिल में, मान लिया मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको माल दिया, तो मैंने क्या करा, आपको डेबिट करूंगा ना, डेटर डेबिट टू सेल, तो मैंने आपको डेबिट कर दिया, लेकिन मुझे पता चला मैंने गलती से बिल ज्यादा अमाउंट का बना दिया, तो मैं अब आपको क्या करूंगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा। इसी का उल्टा हुआ, मैंने बिल में कम अमाउंट लिखी तो मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। तो ये वाली बात है, ज्यादा टैक्स रेट लग गया, कम लग गया, सारी चीजें हैं, तो वो सारी वजहों से हम मैं डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। क्रेडिट नोट कब इशू करूंगा, जब मैं आपसे मुझे पेमेंट लेनी है और मैं आपको उसको कम करूं, या अगर मान लिया मैं इशू कर रहा हूं क्रेडिट नोट, मैंने आपको पेमेंट करना और ज्यादा बढ़ा रहा हूं, तो उसे मैं क्रेडिट नोट के थ्रू बढ़ाऊंगा। रीजन अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज ए क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शेल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। तो अगर मान लिया मैंने कोई क्रेडिट नोट इशू करा, तो इस महीने की जीएसटी रिटर्न में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। विद सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन 30 November following the end of the financial year in which such supply was made or the date of furnishing or relevant annual return whichever is earlier। इससे लेट नहीं कर सकता, इससे लेट फिर मैं क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाऊंगा। कब तक, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 नवंबर तक, या अगर मैंने जो है एनुअल रिटर्न ही पहले फाइल कर दी तो बस भैया काम खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। डेबिट नोट भी वही रीजन है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं डेबिट करने के, आपको बस ध्यान रखना है कि एंट्री में डेबिट करना है आपको या क्रेडिट, और उस हिसाब से इशू हो जाते हैं। इशुएंस ऑफ डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्रिएट एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। अब मान लिया मैंने आपको माल बेचा, समझो मैंने आपको माल बेचा, बाद में मुझे पता चला यार मैंने तो 20,000 रुपए का माल जो दिया था उसे ऐड करना ही भूल गया, मैं माल चला गया या कुछ हो गया, तो टैक्स इनवॉइस कि मैं डेबिट नोट इशू कर दूंगा आपको, या टोटलिंग में गड़बड़ हो गई या कुछ हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट नोट इशू करूंगा, मतलब मुझे और पैसा लेना है, इसका मतलब और टैक्स बनेगा। तो यही लिखा है कि इससे और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो जैसे टैक्स इनवॉइस है वैसे ये है, इसका भी सारा हिसाब वैसे ही रहेगा। डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कह सकते हैं,
एक लीगल मेथड है, कन्वीनियंट और लीगल मेथड है कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम एनहेंस कर सकते हैं। Issuance of debit note allows the supplier to pay his enhanced tax liability in his return without requiring him to undertake any other tedious process. बहुत आसानी से मैं उसको बढ़ा सकता हूं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। कार्तिक एंड कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है और उन्होंने बताया है मंथ ऑफ मार्च के लिए कि इनवॉइस नंबर 1 में उन्होंने 2,50,000 वैल्यू लगाई है और अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 230, तो इन्होंने तो ज्यादा का बिल बना दिया, 250 का बना दिया, जबकि बनाना था 230 का, तो 20,000 से कम करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, है ना। तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा 20,000 के लिए। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है, कार्तिक एंड आस्क द हु शैल इशू अ डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन ही तो इशू करेगा, है ना। कौन है रजिस्टर्ड, कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है और यही तो इशू करेगा। तो डेबिट क्रेडिट नोट शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कार्तिक एंड कंपनी। दूसरे में क्या पूछा, वेदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैज टू बी इशूड इन ईच ऑफ द अबव सर्कमस्टेंसेस। तो फर्स्ट केस में तो इशू करना है आपको, है ना, क्रेडिट नोट इशू करना है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या क्या रखा है, टैक्स चार्ज इन इनवॉइस नंबर 4 वाज 32,000 against the actual liability of 68,000 due to wrong HSN code being chosen while issuing invoice। तो इनवॉइस बनाते हुए हमने गलती से ही कर दिया, तो हमने तो कम अमाउंट चार्ज करा है, तो अब डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, तो हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। कोई टेंशन है इसमें। थर्ड केस में लिखा वैल्यू चार्ज है 320, एक्चुअल एट 420 ड्यू टू रॉन्ग क्वांटिटी कंसीडर्ड वाइल। तो अब हमें क्या इशू करना पड़ेगा, तो हमें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, तो क्या है टाइम लिमिट मैक्सिमम, क्या बताया था, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट जो भी जल्दी हो, तो 30 नवंबर है, ठीक है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे रोका जाए अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को। तो जो पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है वो कलेक्ट ही नहीं कर सकता है जीएसटी, ना ही वो टैक्स इनवॉइस बना सकता है ना। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स। तो कोई भी अनरजिस्टर्ड जब तक के रूल के हिसाब से ना हो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। Rujuta is engaged in providing grooming services. She is not registered under GST law as her turnover is below the threshold limit. So she cannot collect tax on the grooming services provided by her as a person who is not a registered person cannot collect। तो ये बात हमें क्लियर है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक तो था हमारा बेसिक सारा का सारा जो भी थ्योरी कंटेंट था, या बीच में हमने कुछ एग्जांपल्स करे। अब इसके बाद में चैप्टर के एंड में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के एंड में, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। लिख करते हैं, ये स्टडी मटेरियल के एंड में दिया हुआ है आपके। सुल्तान इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रकाश एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर से दिल्ली में सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स 7 सितंबर को। स्पेयर पार्ट्स का डिलीवरी होना है 30 सितंबर में। इन्होंने एग्रीमेंट किया है 7 सितंबर को, ठीक है। और ये जो रिमूव हुए हैं ये 29 सितंबर को रिमूव हुए हैं। तो हमें बताना है कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए। तो क्या थी डेट इनवॉइस इशू होने की, इनवॉइस सर्विस के केस में नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। तो रिमूवल कब हुआ है 29 सितंबर को,
तो एज पर सेक्शन 31 29 सितंबर या उससे पहले इन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 30 डेज और 45 डेज का टाइम तो सप्लाई और सर्विस के केस में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एमबीएम केयर टेकर्स है, रजिस्टर्ड पर्सन है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिपेयर मेंटेनेंस की। 1 अप्रैल को इन्होंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है ई से एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन के लिए। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर of the relevant financial year and payment will be also done on the due date when on which service is rendered. During the year इन्होंने 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को एज पर द टर्म्स इन्होंने क्या करा है, सर्विस दी है। तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस है, 3 महीने से ज्यादा है, 1 साल के लिए। तो एज पर द एग्रीमेंट जो डेट होती है डिसाइडेड, उस डेट पर इन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सप्लाई है ये और 3 महीने से ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में रिपेयर मेंटेनेंस के केस में क्वार्टरली बेसिस पे इनकी बात हुई है, पेमेंट है तो उसी हिसाब से इन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो डेट 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी हो जाएगी। ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी सर्विसेज लिमिटेड एक्सीडेड 20 लाख ऑन 12 अगस्त। तो इन्हें 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से ही इन्हें मिल जाएगा बैक डेट से। इन्होंने 3 सितंबर को अप्लाई कर दिया है, मींस विद इन 30 डेज। तो इन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 6 सितंबर को मिला है, बट फ्रॉम 12 अगस्त ही मिला होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सांगरी एज व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमें पता 12 अगस्त है, ठीक है। और रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में बताइए। तो 12 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जो भी इनवॉइस हैं उनको विद इन 30 डेज फ्रॉम 6 सितंबर इन्हें इशू करने पड़ेंगे, है ना। और हमने बात करी थी कि अगर वो जो है B2B है, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो सबके अलग अलग, और अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो फिर वो इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 25 रीड विद द GST रूल्स, ये रजिस्ट्रेशन अगर 30 दिन के अंदर अंदर करते हैं तो इफेक्टिव डेट वही होती है, तो वो होगी 12 अगस्त, ठीक है। और आगे लिखा है कि अगर इन्हें 1 महीने का टाइम मिलेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए, ये भी मैंने आपको अभी भी बता दिया है, ठीक है। तो 6 सितंबर से 1 महीना मिलेगा, तो 6 अक्टूबर तक ये क्या कर सकते हैं, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम फैब्रिक्स हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लीवाई स्कीम। It has approaches you advise whether it is mandatory to issue a tax invoice। मैंडेटरी भैया इशू ही नहीं कर सकते टैक्स इनवॉइस, मैंडेटरी की तो बात ही अलग है, ये तो इशू ही नहीं कर सकते। तो क्या इशू करना है इन्होंने, ये टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल फैशन है, रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली में, उन्होंने एग्जीबिशन लगा रहे हैं दिल्ली में 4 जनवरी में। फॉर द ओकेशन ये सर्विस ले रहे हैं मेक ओवर। एग्जीबिशन में क्या होता है कि कई बार मॉडल्स आती हैं, तो उन सबको बुलाया इन्होंने और 5 लाख रुपए में बात हुई है। और औरा ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड इशू ए ड्यूली साइन टैक्स इनवॉइस ऑन 10 Feb। तो देखो हमने बात करी थी कि 30 दिन के अंदर अंदर सर्विस के केस में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए ना। तो 4 जनवरी को इन्होंने सर्विसेज ली हैं और 4 जनवरी के 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस तो इन्होंने नहीं इशू किया है ना। इन्होंने कब इशू किया है, 10 Feb को। लमसम है 5,90,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ 9%। तो हमें बताना है क्या टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हुआ है, नहीं, विद इन टाइम इशू नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम लिमिट थी 4 जनवरी प्लस विद इन 30 डेज। तो 31 डेज का जनवरी होता है, तो 3 Feb तक इन्हें इशू करना था।
तो 30 दिन के अंदर अंदर इशू करना चाहिए था इन्हें, तो इनका 3 फेब तक इशू होना चाहिए था, है ना, लेकिन इन्होंने इशू कब किया है, 10 फेब। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रॉयल फैशंस objected to the invoice raised suggestion that the amount of tax charge in respect of taxable supply should be shown separately in the invoice raised by the, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो जीएसटी की अमाउंट है वो अलग से दिखानी चाहिए आपको। However, Odra Limited is contended that there is no mandatory requirement of showing tax components separately in the invoice और you are to examine, तो वो तो बिल्कुल बेकार की बात है। टैक्स में हमें टैक्स इनवॉइस इन एडिशन टू अदर डिटेल्स, ये मैंडेटरी है कि जो जीएसटी की है वो भी अमाउंट बताएं। फर्दर वेयर एनी सप्लाईज मेड फॉर कंसिडरेशन, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि जो टैक्स है वो क्या है, कितना सप्लाई का अमाउंट है। द ऑब्जेक्शन इज बाय द टैक्स कंसल्टेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट शुड बी शोन सेपरेटली इज वैलिड, है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, अलग से शो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, किड्जी टॉयज लिमिटेड एक होलसेलर है टॉयज के चंडीगढ़ में, और इन्होंने 100 पीस दिए हैं 25 सितंबर को नैन्सी जनरल स्टोर को दिए हैं, टैक्स इनवॉइस है 1 लाख का। However, the said toys were returned by Nancy General on 30 September. Discuss document Kirzi is required to issue. क्या इशू होता है ऐसी, तो Kirzi is required to issue credit note, है ना, as per section 34, जहां पर हमने एक या उससे ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू किए थे सर्विस गुड्स और बोथ के लिए, और वो वापस आया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए क्रेडिट नोट इशू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7, राणा सांगा लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्होंने कुछ टैक्स सप्लाई करी है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 5 अप्रैल, 10 मई, 20 मई, 2 जून एंड 22 जून, बिल नंबर दिए हुए हैं और बता रखा है क्या क्या है, और इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी ये है। स्टेशनरी का काम है ना। गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102, 230 एंड 254 रिटर्न हो गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज कि क्या वो कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं 3 इनवॉइस के बदले में या नहीं। तो वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई एंड द टैक्सेबल वैल्यू इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल पेबल, मतलब वही है हमें कब बनाना है क्रेडिट नोट, उसके बारे में बात हुई है। रेसिपिएंट है और या किसी भी वजह से, वजह तो बहुत सारी हो सकती है। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज में इशू टू द रेसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट, है ना, तो क्रेडिट नोट एक भी दिया जा सकता है, एक से ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, लेकिन डिटेल डालनी पड़ेगी कि कौन कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में ये इशू कर रहे हैं। 10 वन कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट को इशू किया जा सकता है, ठीक है। Hence, in view of the above mentioned provision, Rana Sanga Limited can issue a consolidated credit note in respect of all 3 invoices. तो जरूरी नहीं है हर एक के बदले में अलग अलग क्रेडिट नोट दिया जाए, ये आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक ही क्रेडिट नोट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्होंने कंपोजिशन लिवाई में सेक्शन 10 में आ गए वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो चाहते हैं वेदर द इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई कैन बी डिस्पेंस्ड विद अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू आर रिक्वायर्ड टू। तो देखिए हमारे पास ये थी ना 200 रुपए तक का अमाउंट होता है, तो हमें जरूरी नहीं है, अगर लेकिन वो भी अगर सिनेमा वगैरह है तो फिर हम कंसोलिडेट नहीं दे सकते। अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं और अनरजिस्टर्ड अलग से मांग नहीं रहा है इनवॉइस, तो हम कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। यस, ये बिल ऑफ सप्लाई ना करें अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स 200 रुपए तक है, कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए,
है ना, और रेसिपिएंट आपसे मांग नहीं रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं मत दो मुझे अलग, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड दिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे मैंडेटरीली इशू करना है सेपरेट इनवॉइस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स व्हेन सप्लाई बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं, जिसके अंदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों चीजों को लिया जा सकता है। ये भी बात क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी can issue a consolidated tax invoice at the end of every month for the supply made during the month। हमें वैलिडिटी बतानी है। The said statement is a customer may avail numerous service from non-banking financial, it may be consolidated tax invoice statement advice any other document by whatever name called for supply of service during a month at the end of the month। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो क्या कर सकती है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जो भी उनके सप्लाई है महीने के महीने उनको दे सकती है, ये बिल्कुल इसमें अलाउड है। नेक्स्ट है साक्षी एंटरप्राइज कोलकाता है, उन्होंने एक सूरज एंटरप्राइज सूरत मतलब इंटर स्टेट ट्रांसफर है, सप्लाई है, और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी विल शैल बी मेड ऑन और बिफोर 31st October। Goods are removed from the factory at Kolkata on 11th October for supply to Suraj. As per the agreement, goods were to deliver on or before 31st. Suraj has received the goods on 14th. Determine the time of issue of invoice as per the। तो issue कब करना है, रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले। रिमूवल कब हुआ है, 11th October, तो उससे पहले करना है उन्हें, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उन्होंने सर्विस दी है कपूर फिल्म एजेंसी को 5 जून को। पेमेंट फॉर द इवेंट वाज मेड ऑन 19th जून। डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो हमारे पास इनवॉइस इशू करने का टाइम क्या रहता है, 30 डेज रहता है ना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज। तो 5 जून में जून 30 डेज का होता है, तो 5 जुलाई तक वो सर्विस के लिए टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, उदय सिंह एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्हें एडवांस मिला है सर्विस के लिए, उसने कहा है कि रिसीट वाउचर इशू करने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि हाउएवर ही इज अप्रेंसिव एज टू व्हाट विल हैपन, अगर बाद में सर्विस ही नहीं हुई तो क्या होगा, तो रिफंड वाउचर दे देगा अगर बाद में सर्विस नहीं होगी तो, है ना। तो रिसीट वाउचर तो देना पड़ेगा एडवांस पेमेंट के लिए, क्योंकि अमाउंट लिया है तो एडवांस पेमेंट के लिए आपको देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर बाद में कोई भी सप्लाई नहीं दी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक रिफंड वाउचर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भोजराज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जीटीए सर्विस अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है, जहां पर उसे रिवर्स चार्ज के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। He wishes to know whether he is required to issue an invoice. Please advise him discussing। तो हमने बात करी थी कि उन्हें जो इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, और भोजराज is required to pay issue an invoice with regard to the GTA service availed by him। A registered person who is liable to pay GST on reverse charge basis shall an issue an invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both। अगर मान लिया मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से मुझे देना है टैक्स, और मैं तो रेसिपिएंट हूं, लेकिन टैक्स इनवॉइस तो रजिस्टर्ड पर्सन ही दे सकता है, और सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो मुझे ही इशू करना पड़ेगा इनवॉइस। तो ये हमारे थे लास्ट में टेस्ट, क्योंकि मैं इसलिए इसे जरूर कराता हूं क्योंकि एग्जाम में इसमें से आने की पूरी उम्मीद होती है। मैं एक एक एग्जाम्पल बीच में जो भी आते हैं चैप्टर के वो भी कराता हूं, चैप्टर के एंड में ये भी कराता हूं। रीजन बीइंग एग्जाम में इसमें से 70, 80, 90% आने की उम्मीद रहती है, न्यूमेरिकल पोर्शन
या तो सेम एज इट इज आएगा या इससे मिलता जुलता हुआ आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट